बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू फोटोन एकेडमी। हम क्लास 9 की फ़िज़िक्स की जो न्यू बुक है उसका चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 स्टडी कर चुके हैं। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 3 ऑफ दिस बुक। और चैप्टर नंबर 3 का जो हमारे पास टाइटल है दैट इज़ डायनामिक्स। ठीक है, सो इस चैप्टर के अंदर हम लोग मेनली जो फोकस करेंगे वो इस चीज़ के ऊपर करेंगे कि अगर कोई चीज़ मूव कर रही है, जैसे प्रीवियस चैप्टर के अंदर हमने सिर्फ ये कंसीडर किया था कि एक कार जो है वो रोड के ऊपर चल रही है। अब हम जो है काज ऑफ मोशन को स्टडी करेंगे कि अगर कोई कार चलती है, कोई गाड़ी चलती है या कोई बॉडी मूव करती है तो उसको मूव कराने वाली चीज़ कौन सी है। ठीक है, हमारा मेन जो गोल होगा इस चैप्टर के अंदर वो होगा काज ऑफ मोशन। ठीक है, जो काइनेमेटिक्स है वो स्टडी ऑफ मोशन है विदाउट डिस्कसिंग काज ऑफ मोशन। और जो डायनामिक्स है इसके अंदर हम लोग जो है वो मोशन की स्टडी तो करते ही हैं, उसके साथ साथ हम स्टडी करते हैं कि मोशन को काज कराने वाली कौन सी चीज़ है। ठीक है, तो इस जो हमारे पास ये लेक्चर होगा, इस लेक्चर के अंदर हम उसी चीज़ की बात करेंगे और वो चीज़ जो है वो हमारे पास क्या होती है, फोर्स। ठीक है, इस वीडियो के लास्ट के ऊपर इस टॉपिक के रिलेटेड जितने भी शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो अगर तो आप जस्ट जो है इसके क्वेश्चन आंसर्स के अंदर जो है वो इंटरेस्टेड हैं कि हम लोग क्वेश्चन आंसर को जस्ट प्रिपेयर कर लें फॉर एग्ज़ाम, तो फिर आप वीडियो का लास्ट पार्ट जो है उसको वॉच करें। और अगर आप कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से बिल्ड करना चाहते हैं और इसको समझना चाहते हैं तो फिर हम लोग अभी इसको प्रॉपरली जो है वो अंडरस्टैंड करते हैं। तो सबसे पहले इस चैप्टर की जो स्टार्टिंग लाइंस हैं उनके अंदर आपको थोड़ा सा जो है वो काइनेमेटिक्स के बारे में बताया गया है। जैसे कि मैंने पहले भी बात की कि काइनेमेटिक्स के अंदर हम लोग क्या करते हैं, जस्ट मोशन की स्टडी करते हैं। और मोशन की स्टडी करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, देखिए। इन काइनेमेटिक्स वी स्टडी द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। पहली चीज़ कि हमने मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को स्टडी किया था और वो कैसे किया था, इफ पोजीशन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन वर नाउन एट एनी पॉइंट एनी टाइम। ठीक है, अगर किसी टाइम के अंदर हमें जो है वो पोजीशन वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का किसी बॉडी के पता हो तो फिर जो है आफ्टर सम टाइम हम उसकी पोजीशन को बता सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको कहूँ कि एक ट्रेन जो है वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से लाहौर की तरफ जा रही है, तो 1 आवर के बाद वो ट्रेन कहाँ पे पहुँचेगी। ठीक है, अगर हम गुजरांवाला में हैं और गुजरांवाला से लाहौर अगर 60 किलोमीटर दूर है तो हम कह सकते हैं कि 1 घंटे के बाद वो ट्रेन जो है वो लाहौर पहुँच जाएगी। पर इस डिस्कशन के अंदर जो हमने की है इसके अंदर हमने ये चीज़ के ऊपर फोकस नहीं किया कि ट्रेन चल क्यों रही है। ठीक है, सो वो जो चीज़ है वो इस चैप्टर के अंदर हमने स्टडी करनी है एंड दैट इज़ फोर्स, जो कि हमारे पास क्या होता है, काज ऑफ मोशन। इस चैप्टर के अंदर हम लोग न्यूटन लॉज जो है, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, उसको भी डिटेल के अंदर स्टडी करेंगे। बट आज की वीडियो के अंदर हम लोग जो है वो फोर्स, कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स एंड टाइप्स ऑफ फोर्सेस को डिस्कस करेंगे। सो देखें, देन the position and velocity of the moving body at any other time could be completely described। ठीक है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया है। बट one of the things left out of this discussion was the cause of acceleration produced in a body। ठीक है, ये जस्ट आपका समझ लें कि आपको समझाने के लिए ये सारी की सारी लाइंस है, इनको याद करने की आपको ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे कोई डेफिनेशन होगी वो मैं आपको अभी हाईलाइट भी करवा दूंगा और इस वीडियो के लास्ट के ऊपर आपके साथ नोट्स भी शेयर कर दूंगा। अभी जस्ट आप फोकस करें कॉन्सेप्ट को समझने की। अब ये एक एग्जांपल भी दी है, इफ़ अ स्टोन इज़ ड्रॉप फ्रॉम ए हाइट। अगर किसी हाइट से एक पत्थर को हम लोग नीचे गिराते हैं तो वो क्या करता है, वो एक्सेलरेट का मतलब उसकी स्पीड, अगर आपने ड्रॉप किया है पहले उसकी स्पीड 0 थी, अब वो जब जैसे जैसे स्टोन नीचे आएगा तो उसकी स्पीड बढ़ेगी। उसकी स्पीड क्यों बढ़ रही है, ठीक है, ये हमारा जो है वो क्वेश्चन है कि वाई इट इज़ बीइंग एक्सेलरेटेड। तो वो जो है उसकी स्पीड में जो एक्सेलरेशन आ रहा है, हम सब जानते हैं अब कि जो अर्थ है वो चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। सो वही जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है वो हमें फोर्स के बारे में बताता है, अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो इसका मतलब कि ग्रेविटी जो है वो स्टोन को डाउनवर्ड जो है वो अट्रैक्ट कर रही है। इट इज़ बिकॉज द अर्थ एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन द स्टोन दैट पुल्स इट डाउन। ठीक है, दूसरी हमारे पास एग्जांपल ये है, व्हेन वी ड्राइव अ कार और मोटरसाइकिल। जब हम कोई कार चलाते हैं या मोटरसाइकिल चलाते हैं तो फिर वो चलती क्यों है, उसके पीछे जो है वो क्या वजह है। द इंजन एक्सर्ट्स अ फोर्स विच प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन। तो इंजन जो है वो एक फोर्स जो है वो जनरेट करता है जिसकी वजह से जो है वो हमारी गाड़ी मूव करती है, उसके ऊपर फोर्स लगती है। वी विल ऑब्जर्व that whenever there is acceleration
बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, अब इसको आप हाईलाइट कर सकते हैं। ये मेन जो है इस पैराग्राफ की एक समरी सी ये 2-3 लाइनों में लिखी है। वी ऑब्जर्व दैट व्हेन एवर देयर इज एक्सेलरेशन, जहां पर भी एक्सेलरेशन हो रहा होगा। अब एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। और वेलोसिटी में चेंज का मतलब क्या है कि जो गाड़ी है उसकी स्पीड चेंज हो सकती है, ठीक है। ये मतलब स्पीड चेंज होने की मतलब ये है कि उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो सकता है, उसके अलावा उसकी डायरेक्शन में चेंज आ सकता है, ठीक है। देयर इज ऑलवेज अ फोर्स प्रेजेंट टू कॉज द एक्सेलरेशन, तो हमेशा जहाँ पे भी एक्सेलरेशन होगा वहाँ पे कोई ना कोई फोर्स जो है वो मौजूद होगी। आगे जो है ये अब ये डायनामिक्स की डेफिनेशन है, इसको ये लास्ट लाइन के अंदर आप हाईलाइट कर लें। डायनामिक्स क्या है? डायनामिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स एंड इट इज कंसर्न्ड विद द फोर्सेस दैट प्रोड्यूस चेंज इन मोशन ऑफ बॉडीज। तो ये जो ब्रांच ऑफ फिजिक्स है ये किसके साथ कंसर्न्ड है? विद द फोर्सेस दैट प्रोड्यूसेस चेंज इन मोशन ऑफ बॉडीज। सो नेक्स्ट जो हमारे पास जो मेन हमारा टॉपिक है उसकी तरफ आते हैं, और वो है कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स। बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट ये कॉन्सेप्ट है। आप जो है अगर साइंस के स्टूडेंट हैं अभी भी जो है वो आप पहले भी साइंस पढ़ के आए होंगे, तो फोर्स जो है ये क्या चीज़ होती है, ठीक है। सो आप कंसीडर कर लें कि आप जो है एक वॉल के पास खड़े हैं और आपकी तरफ एक बॉल जो है वो बहुत ज़्यादा स्पीड से मूव करता हुआ आ रहा है, ठीक है। अब आप जब उस बॉल को कैच करेंगे, ठीक है, तो आपके हाथ के ऊपर जो है वो आपका हैंड जो है वो हर्ट होगा। वो किसकी वजह से हर्ट होगा? वो बॉल जो है वो आपके हैंड के ऊपर एक फोर्स एग्जर्ट करेगा, ठीक है। एक पुश जो है वो आपके हैंड के ऊपर एग्जर्ट करेगा, तो उसको आप लोग फील कर सकते हैं, दैट इज़ फोर्स, ठीक है। या अगर आप किसी को थप्पड़ मारते हैं या कोई आपको थप्पड़ मार दे, तो उस टाइम जो आप पेन फील कर रहे होते हैं वो किसकी वजह से हो रही होती है? ड्यू टू फोर्स। सो यहाँ पे देखिए, अ कॉमन कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स इज अ पुश और पुल दैट स्टार्ट्स, स्टॉप और चेंज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी, ठीक है। सो ये जो हमारे पास ये चीज़ है दैट इज बेसिकली डेफिनेशन ऑफ फोर्स। इसको मैं हाईलाइट करता हूँ। A force is a push, ये हाईलाइट नहीं हो रहा, वेट ए सेकेंड, ये हाईलाइट है, ठीक है। सो a force is a push or pull that starts, stop, change the magnitude and direction of velocity of a body, ठीक है। ये जो लाइंस हैं इनको आपने अच्छी तरह से याद करना है। ये जो है ये हाईलाइटेड नहीं हुई ठीक से। सो यहाँ से आप जो है वो फोर्स की जो डेफिनेशन है वो ये है। अब फोर्स यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, दैट इज डेफिनेशन ऑफ फोर्स। बहरहाल आपको इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो के लास्ट के ऊपर मैं आपके साथ सारे जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो इन नोट्स फॉर्म वो आपके साथ शेयर कर दूंगा। सो वी कम अक्रॉस मैनी फोर्सेज इन आवर डेली लाइफ। अब आगे जो है ये फोर्सेज की एग्जांपल हैं, इसके ऊपर आप शॉर्ट क्वेश्चन बना सकते हैं। डिफाइन फोर्स विद एग्जांपल्स, ठीक है। तो आगे जो है ये हमारे पास एग्जांपल्स आ रही हैं। We come across many forces in our daily life. Some of them we apply on other bodies and some are acting on us. कुछ फोर्सेज हम दूसरी बॉडीज के ऊपर लगाते हैं और कुछ जो है वो हमारे ऊपर लग रही होती है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी ओपन अ डोर, जब हम एक दरवाजे को खोलते हैं, वी पुश और पुल इट। अब ये देखें, ये पुश और पुल में जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है? आप ये समझ लें कि जब हम एक ड्रॉ जो होता है, ठीक है, एक दराज को जब हम लोग खोलते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? पुल करते हैं ड्यूरिंग ओपनिंग, ठीक है। एक ड्रॉ है, एक दराज है, उसको जब हम ओपन करेंगे तो हम क्या करेंगे? पुल करेंगे। जब हम ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच रहे होते हैं तो हम लोग पुल कर रहे होते हैं, और जब हम किसी बॉडी को अपने से दूर धकेल रहे होते हैं तो फिर हम लोग क्या कर रहे होते हैं? पुश कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल जब आप एक जो है वो कप बोर्ड को ओपन कर रहे हैं तो उस टाइम आप जो है वो क्या कर रहे हैं? आप पुल कर रहे हैं, ठीक है। और जब आप उसको क्लोज कर रहे हैं तो फिर आप क्या कर रहे हैं? पुश कर रहे हैं। पुश और पुल बाय अप्लाइंग द फोर्स। व्हेन वी आर सिटिंग इन अ कार, जब हम लोग एक कार में बैठे होते हैं, वी पुश अगेंस्ट द सीट एज द कार टर्न्स अराउंड अ कॉर्नर, ठीक है। जब वो कार मुड़ती है तो हमारे ऊपर एक फोर्स लगती है जिसकी वजह से हम जो है वो किनारे की तरफ मूव करते हैं। सो बहुत इंपॉर्टेंट ये लाइन है, इसको आपने हाईलाइट करना है। फोर्स ट्रांसफर्स एनर्जी टू एन ऑब्जेक्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि फोर्स बेसिकली एनर्जी को ट्रांसफर करती है।
आपने फिजिक्स की डेफिनेशन में पढ़ा है कि फिजिक्स बेसिकली स्टडी है, इट इज़ अ स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड देयर इंट्रैक्शन। ठीक है, मैटर एनर्जी जो है वो एक दूसरे के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं, और यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट ये फोर्स का कॉन्सेप्ट इसलिए भी है क्योंकि फोर्स जो है वो एनर्जी को ट्रांसफर करती है। अब इसको आप इस एग्जांपल से समझ लें कि जैसे आप कंसीडर करें कि एक जो है वो फुटबॉल है और वो ज़मीन के ऊपर पड़ा हुआ है, आप पीछे से भागते हुए आते हैं और उसको किक लगाते हैं। जब आपने किक लगाई तो आपके जो मसल्स के अंदर एनर्जी थी, ठीक है, आप जब भागते हुए आए आपके मसल्स के अंदर एनर्जी थी, आपकी जो मस्कुलर एनर्जी है, जब आप उसको किक लगाएंगे तो वो फुटबॉल जो है वो मूव करेगा, एयर के अंदर मूव करेगा। पहले उसके अंदर एनर्जी नहीं थी, जब आपने किक लगाई है तो अब उसके अंदर एनर्जी आई है। तो आपकी जो मस्कुलर एनर्जी थी वो कन्वर्ट होगी इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल, और वो बॉल जो है वो अब मूव कर रही है। समझ लें, आगे अगर एक गोल कीपर है तो वही जो आपकी मस्कुलर एनर्जी है वो एक जगह से ट्रांसफर होके वो गोल कीपर के पास चली जाएगी। ठीक हो गया। सो दैट इज बेसिकली फोर्स इज एन एजेंसी विच ट्रांसफर्स एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ठीक है। सो टेक एन एग्जाम्पल ऑफ ए मैन। ठीक है, अब ये जो मैन है ये एक व्हील बैरो है और उसको जो है वो लोड उसने उठाया हुआ है, ये जो आपको नज़र आ रहा है। ठीक हो गया। अब ये जो है पहले ये फोर्स लगाता है, इसको जो है वो ऊपर की तरफ उठाता है। ठीक है, उसके बाद इसको जो है वो आगे की तरफ पुश करता है और जहाँ पे मुड़ना हो ये मुड़ जाता है। ये जो है ये किसकी वजह से कर रहा है, ये अपनी मस्कुलर फोर्स अप्लाई कर रहा है अपने बाजुओं से। ठीक है, तो ये इसको मूव करा पा रहा है। ठीक है, और ये जो है इसको आगे लेके जा रहा है। ठीक है, सो नेक्स्ट देखें, ये जो है ये आपने इसको खुद रीड आउट कर लेना, मैंने आपको समझा दिया। द एग्जांपल्स ऑफ फोर्सेज एक्टिंग ऑन अस आर, हमारे ऊपर ये वो जो है वो एग्जांपल दी है जो फोर्सेस जो है वो हम किसी और बॉडी के ऊपर लगाते हैं। कुछ फोर्सेस जो है वो हमारे अपने ऊपर भी लग रही होती हैं, जैसे कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी। हमेशा जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो हमें पुल करती है, खींचती है टूवर्ड्स इट्स सेंटर। ठीक है, तो जो ज़मीन है अपने सेंटर की तरफ हमें हमें हर वक्त जो है वो खींच रही होती है। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विच हेल्प्स अस टू वॉक ऑन द ग्राउंड। ठीक है, ये फ्रिक्शन को हम डिटेल के अंदर अभी पढ़ेंगे, एंड मैनी अदर्स। तो ये फोर्स की आप एग्जांपल्स दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो हमारे पास आ जाती हैं टाइप्स ऑफ फोर्सेस। अब फोर्स की कौन कौन सी हमारे पास टाइप्स होती हैं, तो हमारे पास जो है वो दो मेजर टाइप की फोर्सेस होती हैं। एक होती हैं कॉन्टैक्ट फोर्सेस और एक होती है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। अब यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा, ये जो फोर्स होती है, हम कहते हैं कि क्या लिविंग थिंग्स ही किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगा सकती हैं या नॉन लिविंग थिंग्स भी किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगा सकती हैं। तो अभी हमने देखें एग्जाम्पल के अंदर भी देखा है कि अर्थ जो है वो ऑब्जेक्ट्स के ऊपर फोर्स लगा रही है। इसी तरह अगर आप एक जो है वो विंड स्टॉर्म में घिर जाएं तो वो एयर जो है वो हमारे ऊपर फोर्स लगाती है। सिमिलरली अगर आप एक जो है वो कॉम है उसको अपने हेयर्स के अंदर रब करें और छोटे छोटे पीसेस ऑफ पेपर के पास लेके आएँ तो वो उसको कॉम जो है वो अट्रैक्ट कर लेता है। तो ये जो कॉम की फोर्स लगाना है उसके अलावा जो एयर की फोर्स लगाना है, इसका मतलब क्या है कि नॉन लिविंग थिंग्स भी जो है वो फोर्स अप्लाई कर सकती हैं। लिविंग थिंग्स भी फोर्स अप्लाई करती हैं और नॉन लिविंग थिंग्स भी फोर्स अप्लाई कर सकती हैं। सो यहाँ पे अब जो मेजर टाइप्स ऑफ फोर्सेस हैं वो हमारे पास दो होती हैं, एक है कॉन्टैक्ट फोर्सेस और एक होती हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। ठीक है, कॉन्टैक्ट फोर्सेस का मतलब क्या है कि आप जिस बॉडी के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं उस बॉडी के साथ आप फिजिकली इन टच हैं, आपने उस बॉडी को पकड़ा है। ठीक हो गया। उसके जो दो बॉडीज एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रही हैं वो इन कांटेक्ट अगर आती हैं तो फिर हम लोग उन फोर्सेस को बोलते हैं कांटेक्ट फोर्सेस। ठीक है, यहाँ पे अब डेफिनेशन है, ये बनी हुई है डेफिनेशन। अ कांटेक्ट फोर्स इज अ फोर्स दैट इज एक्सर्टेड बाय वन ऑब्जेक्ट ऑन द अदर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, अप्लाइड फोर्सेस पुश पुल ट्विस्ट आर कॉन्टैक्ट फोर्सेस। सम अदर एग्जांपल्स ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्सेस आर फॉलोइंग। तो कॉन्टैक्ट फोर्सेस की हमारे पास एग्जांपल्स दी हुई हैं, जैसे कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, जो रगड़ की फोर्स होती है इसको हम लोग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं। और ये फोर्स कब आती है, जब दो बॉडीज जो हैं दो सर्फेसिस इन कॉन्टैक्ट आते हैं। इट इज़ अ फोर्स दैट रेजिस्ट मोशन व्हेन सरफेस ऑफ वन ऑब्जेक्ट कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द सरफेस ऑफ अनदर। ठीक है, जैसे हम लोग ज़मीन पे चलते हैं तो हमारे पाँव और साथ में ज़मीन जो है वो इन कांटेक्ट आते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे एक फोर्स जो है वो हमारे मोशन को रेजिस्ट कर रही होती है जिसकी वजह से हम आसानी से चल पाते हैं। अगर स्लिपरी जो है वो ग्राउंड हो, वहाँ पे पानी हो या ऑयल गिरा हो तो हम स्लिप कर जाते हैं। उसकी वजह क्या होती है कि वहाँ पे जो फ्रिक्शन फोर्स होती है वो कम हो जाती है। ठीक है,
नेक्स्ट जो है ये हमारे पास फर्स्ट टाइप थी कॉन्टैक्ट फोर्सेस की। नेक्स्ट हमारे पास एक और टाइप है ड्रैग। ठीक है, ड्रैग फोर्स क्या है? सो यहाँ पे द ड्रैग फोर्स इज द रेजिस्टेंट फोर्स कॉज्ड बाय द मोशन ऑफ ए बॉडी थ्रू फ्लूइड। जब एक बॉडी जो है वो किसी फ्लूइड के अंदर, लिक्विड के अंदर होती है, तो उसको जो रेजिस्टेंस ऑफर होती है बाय फ्लूइड, उसको हम लोग बोलते हैं ड्रैग फोर्स। इट एक्ट्स ऑपोजिट टू रिलेटिव मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट मूविंग विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग फ्लूइड। फ्लूइड जो है ऐसी चीज़ होती है, ऐसी जैसे कि हमारे पास लिक्विड हैं, उसके मॉलिक्यूल्स जो हैं वो मूव कर सकते हैं। इसी तरह एयर के मॉलिक्यूल्स हैं वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। तो जो लिक्विड्स होते हैं और साथ में जो एयर है, ये बेसिकली क्या कहलाते हैं? फ्लूइड्स। जब कोई बॉडी लिक्विड में मूव करने की कोशिश करती है तो लिक्विड जो है उसकी मोशन को अपोज करता है। तो वो जो मोशन को अपोज करना है दैट इज कॉल्ड ड्रैग। ठीक है, उसको ड्रैग फोर्स बोलते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है वो फोर्स की टाइप आ जाती है, दैट इज थर्स्ट। अब थर्स्ट क्या है? It is an upward force exerted by a liquid on an object immersed in it। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को लिक्विड में इमर्स करते हैं, जब उसको डुबोते हैं, जैसे आप समझें कि आपने एक टब के अंदर पानी लिया है और एक बॉल को उस पानी के अंदर डुबो रहे हैं, तो जैसे जैसे आप जो है वो उस बॉडी को ऐसे नीचे की तरफ पुश करते हैं, तो उसके ऊपर एक तो ड्रैग फोर्स लगती है और ड्रैग के ऑपोजिट एक फोर्स लगती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? थ्रस्ट। When we try to immerse an object in water, we feel an upward force exerted on the object। ठीक है, तो हमें एक upward जो है वो force महसूस होती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? Thrust। This force is increased as we push the object deeper in water। जितना हम लोग पानी के अंदर उस ऑब्जेक्ट को ज़्यादा जो है वो डुबोने की कोशिश करेंगे, उतनी ही ये फोर्स जो है वो बढ़ती जाएगी। ठीक है, A ship can float in the sea due to this force which balances the weight of the ship। ये जो है ये चैप्टर नंबर 6 आएगा, उसके अंदर हम लोग इसको डिटेल के अंदर स्टडी करेंगे, जो थर्स्ट की फोर्स होती है अकॉर्डिंग टू ये हमारे पास आर्किमिडीज प्रिंसिपल होता है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको स्टडी करते हैं। उसके बाद हमारे पास एक नॉर्मल फोर्स होती है। अब ये नॉर्मल फोर्स क्या है कि लेट्स सपोज आपने जो है टेबल के ऊपर एक बुक रखा हुआ है, तो बुक के ऊपर जो है वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो डाउनवर्ड लग रही है, बट जो टेबल है वो जो है वो अपवर्ड फोर्स लगा रहा है। ठीक है, बुक के ऊपर। तो बुक जो है वो इसीलिए टेबल के ऊपर पड़ी होती है क्योंकि टेबल जो है वो अपवर्ड फोर्स लगाता है, और वो जो सरफेस, क्योंकि टेबल का सरफेस फोर्स लगा रहा है अपवर्ड, तो उस फोर्स को हम लोग बोलते हैं नॉर्मल फोर्स। It is a force of reaction exerted by a surface of an object lying on it. This force acts outward and perpendicular to the surface. It is also called the support force upon object। ठीक है, उसके बाद जो है हमारे पास एयर रेजिस्टेंस। जब कोई बॉडी जो है वो एयर में मूव करती है, तो क्योंकि एयर और वो बॉडी जो है वो इन कॉन्टैक्ट आते हैं, तो वहाँ पे जो फोर्स होती है उसको हम लोग जो है वो एयर रेजिस्टेंस बोलते हैं। इट इज़ द रेजिस्टेंस ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय एयर व्हेन एन ऑब्जेक्ट फॉल्स थ्रू इट। उसके बाद जो है वो हमारे पास 6 टाइप आ जाती है टेंशन। टेंशन फोर्स क्या है कि अगर आप किसी बॉडी को किसी रस्सी से बांध दें और फिर उसके ऊपर फोर्स लगाएं, तो जो रस्सी की वजह से फोर्स होगी उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टेंशन फोर्स। इट इज़ अ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय रोप व्हेन ए पर्सन और लोड्स पुल इट। ठीक है, किसी समझ लें आपने एक जो है वो ब्लॉक है लोहे का, तो उसको आपने जो है वो एक रस्सी से बांध के उसको खींच रहे हैं, तो वो जो रोप के अंदर टेंशन सी बन जाएगी, उसको हम लोग बोलते हैं टेंशन फोर्स। ठीक है, उसके बाद एक हमारे पास लास्ट वन है इलास्टिक फोर्स। ठीक है, इट इज़ अ फोर्स दैट ब्रिंग्स सर्टेन मटेरियल्स बैक टू देयर ओरिजिनल शेप आफ्टर बीइंग डिफॉर्म्ड। जैसे कि ये एक प्रॉपर्टी होती है किसी भी इलास्टिक मटेरियल की, कि जब उसके ऊपर फोर्स लगाई जाती है तो वो दोबारा से, ठीक है, वो उसको उसकी ओरिजिनल पोजीशन में वापस लाने की कोशिश करता है। जैसे एक रबड़ बैंड होता है, जब आप उसको स्ट्रेच करते हैं, जैसे ही आप स्ट्रेचिंग फोर्स को कम करते हैं, तो उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगती है जो उसकी पोजीशन और शेप को दोबारा से वो बॉडी रीगेन कर लेती है। जैसे एक स्प्रिंग होता है, अगर स्प्रिंग को आप खींचते हैं तो जैसे ही स्प्रिंग को छोड़ते हैं तो वो दोबारा अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आ जाता है। दैट इज़ बेसिकली इलास्टिक फोर्स, जिसकी वजह से स्प्रिंग अपनी ओरिजिनल जो पोजीशन है उसमें वापस आता है। नेक्स्ट हमारे पास जो मेजर कैटेगरी है फोर्सेस की, उसमें क्या आती है? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और यही जो है ये हमारे पास फोर्सेस ऑफ नेचर भी हैं। इनमें से देखें, सो पहले डेफिनेशन है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स की। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का मतलब ये है कि दो बॉडीज अगर एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएं और उनके दरमियान कोई भी कनेक्शन ना हो, कोई भी उनके दरमियान हमें कोई रस्सी नज़र नहीं आ रही, एक दूसरे को पकड़ के वो ऑब्जेक्ट फोर्स नहीं लगा रहे, तो फिर हम लोग कहते हैं कि ये जो फोर्स है ये
एक डिस्टेंस के ऊपर लग रही है, ये फोर्स एट ए डिस्टेंस है, ये एक्शन जो है वो एट ए डिस्टेंस है, तो उसको हम लोग बोलते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। अब ये पहले जो है इसकी डेफिनेशन है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस इज डिफाइंड एज द फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स विच आर नॉट इन फिजिकल कॉन्टैक्ट। वो जो है वो ऑब्जेक्ट्स फिजिकल कॉन्टैक्ट में नहीं होते। द नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज कैन वर्क फ्रॉम अ डिस्टेंस, ठीक है, एक जो है वो डिस्टेंस से बॉडीज जो है वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं। इसमें हमारे पास जो फोर्सेज आ जाती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स, आगे हम लोग जो है वो पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स, और ये जो है ये हमारे पास जो है वो फोर्सेस ऑफ नेचर भी हैं, ठीक है। जो इसमें जो चीज़ें याद रखने के लिए हैं वो देख लेते हैं हम लोग, क्योंकि ये वीडियो थोड़ी लेंथी हो रही है तो मैं चाह रहा हूँ कि इसको ज़रा शॉर्ट कर दें। सो देयर इज ऑलवेज अ फील्ड लिंक विद द नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। जो भी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होती है उसमें एक जो है वो ग्रेविटेशनल फील्ड होती है। जैसे अर्थ जो है, अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो किसकी वजह से होती है कि अर्थ, क्योंकि इसका मास बहुत ज़्यादा है तो ये अपने इर्द गिर्द एक स्पेस जनरेट कर लेती है, एक एरिया ऐसा बना लेती है कि जिसके अंदर कोई और ऑब्जेक्ट आता है तो ये उसको अपनी तरफ खींचना शुरू कर लेती है किसी एक डिस्टेंस से ही, ठीक है। तो ये जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है ये बेसिकली अर्थ के मास की वजह से, क्योंकि अर्थ का मास जो है वो बहुत ज़्यादा है, इसकी वैल्यू 6.0 इंटू 10⁻⁴ kg है, मास ऑफ अर्थ। ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज आर आल्सो कॉल्ड फील्ड फोर्सेज। तो जो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज हैं क्योंकि ये एक फील्ड की वजह से लगती हैं तो उनको हम लोग जो है वो फील्ड फोर्सेज भी कहते हैं। A few examples of non-contact forces are described below। इसमें एक ग्रेविटेशनल फोर्स है, वी ऑल नाउ अबाउट ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, ये एग्जांपल से समझाया हुआ है। और यहाँ पे ये शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, इसमें से ये मैं आपके साथ जब नोट शेयर करूँगा तो ये सारा मैं आपको उसके अंदर जो है वो क्लियर कर दूँगा। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास आ जाती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब क्या होता है कि दो चार्जेस के दरमियान फोर्स। जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल दी कि अगर हमारे पास एक कोम है और उसको हम लोग अपने बालों में रब करते हैं, और आफ्टर सम टाइम जब हम उसको जो है वो बालों में रब करने के बाद एक जो छोटे छोटे पीसीज होते हैं पेपर के उनके पास लेके आते हैं तो वो कॉम जो है उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ये आप जो है वो खुद भी करके देख सकते हैं। तो ये जो अट्रैक्शन होती है ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है, ड्यू टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होती है, ठीक है। हमारे पास जो जितनी भी बॉडीज़ होती हैं वो एटम से मिलके बनी होती हैं, और एटम जो होता है वो न्यूट्रल होता है, ठीक है। पर जैसे ही हम लोग रबिंग करते हैं तो चार्ज जो है वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी की तरफ शिफ्ट हो जाता है। जब चार्ज शिफ्ट होता है तो ड्यू टू अनइवल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, जो चार्जेस हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब ये देखें, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो ड्यू टू मास ऑफ बॉडी होती है, और जो हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है ये ड्यू टू चार्ज ऑन ए बॉडी होती है, ठीक है। सो इसको पढ़ लें। An electrostatic force acts between the two charged objects. The opposite charges attract each other and similar charges repel each other. ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। Like gravitational force, electrostatic force is also a long range force। तो ये भी हमारे पास जो होती है ये एक लॉन्ग रेंज फोर्स होती है। उसके बाद मैग्नेटिक फोर्स, ये आप सब जानते हैं कि हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स, जो मैग्नेट्स एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो ये एक डिस्टेंस से जो है वो फोर्स लगा सकते हैं। और अगर आपने एक मैग्नेट को एक जो है वो लोहे का पीस उसके करीब लेके आते हैं तो वो अचानक से जैसे ही उसकी फील्ड के अंदर आता है उसको अपनी तरफ खींच लेता है। तो ये जो फोर्स होती है ये ड्यू टू हमारे पास जो होती है मैग्नेटिक फील्ड उसकी वजह से लगती है। सो ये जो है इसको आप खुद जो है वो रीड आउट कर लीजिएगा। आगे हमारे पास नेक्स्ट जो आती है वो है स्ट्रॉन्ग एंड वीक न्यूक्लियर फोर्सेस। ये आपके लिए बिल्कुल न्यू है, ये बेसिकली न्यूक्लियर फोर्सेस होती हैं, इसका थोड़ा सा ही हमें बताया हुआ है। चलें अभी जो है मैं आपके साथ नोट्स शेयर करता हूँ और हम लोग जो है वो नोट्स देख लेते हैं कि इसमें से इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन हमने ये टॉपिक पढ़ा है कौन कौन से आपसे पूछे जा सकते हैं। हमारे पास नोट्स हैं, चैप्टर नंबर 3, टॉपिक है हमारा फोर्स एंड इट्स टाइप्स। फर्स्ट जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है वो क्या है, व्हाट इज डायनामिक्स, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम काइनेमेटिक्स। सो डायनामिक्स और काइनेमेटिक्स के अंदर क्या डिफरेंस होता है, ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। जो फर्स्ट हमारा पैराग्राफ था उसमें से, डायनामिक्स इज अ ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स दैट डील्स विद द फोर्सेस दैट प्रोड्यूस और चेंज द मोशन ऑफ बॉडीज। उसके बाद जो काइनेमेटिक्स है, काइनेमेटिक्स डिस्क्राइब्स मोशन विदाउट कंसीडरिंग इट्स कॉज। डायनामिक्स एक्सप्लेन द कॉज ऑफ मोशन विच इज़ यूजुअली अ फोर्स, ठीक है। तो ये पॉइंट्स बना के मैंने लिख दिया, आप इसको इसी तरह से अपने नोट्स जो है वो रेडी करें। उसके बाद जो है नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फोर्स की डेफिनेशन, ठीक है। फोर्स क्या है, डिफाइन फोर्स, गिव सम डेली लाइफ एग्जांपल्स।
Force is a push or pull that can start, stop or change the direction and magnitude of the velocity of a body. इसके एग्जांपल्स हमारे पास क्या है? ओपनिंग और क्लोजिंग अ डोर, पुश और पुल, उसके बाद पुशिंग अ व्हील बैरो, ठीक है, जैसे आपको वो बुक के अंदर भी एग्जांपल है ये, पुशिंग अगेंस्ट द सीट ऑफ ए कार वाइल टर्निंग, ये सारा वो जो पैराग्राफ था उसमें से ये पॉइंट्स बन गए। उसके बाद जो है वो थर्ड हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है, हाउ डज फोर्स ट्रांसफर एनर्जी, एक्सप्लेन विद एन एग्जाम्पल। ठीक है, ये मैंने आपको एग्जाम्पल दी भी थी, फुटबॉल को जब हम किक लगाते हैं तो हमारी मस्कुलर एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो जाती है इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल। सो फोर्स ट्रांसफर एनर्जी बाय डूइंग वर्क ऑन एन ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जाम्पल a man lifting and pushing a loaded wheelbarrow uses muscular energy to apply force। ये आपकी बुक से ही मैंने वो जो एग्जाम्पल थी, काफ़ी वो ज़्यादा लाइंस लिखी हुई थी, उसको बिल्कुल शॉर्ट कर दिया है। दिस फोर्स इज ट्रांसफर टू व्हील बैरो मेकिंग इट टू मूव। ठीक है, आगे जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट आर द टू मेन टाइप्स ऑफ फोर्सेस, डिफाइन ईच। ठीक है, तो दो जो हमारे पास मेन या मेजर टाइप्स ऑफ फोर्सेस कौन कौन सी थी? कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। ठीक है, तो कॉन्टैक्ट फोर्सेस की पहले बात कर रहे हैं। कॉन्टैक्ट फोर्सेस कौन सी होती है? these are the forces that arise due to physical contact between two objects like friction and tension। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या है? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस कौन कौन सी हैं? these act from a distance without any physical contact, और इसमें आ जाती हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज फ्रिक्शन, स्टेट इट्स इंपॉर्टेंस। इसकी इंपॉर्टेंस भी बतानी है फ्रिक्शन की, और फ्रिक्शन क्या होती है। फ्रिक्शन जो है ये एक अपोजिंग फोर्स होती है जो कि मोशन को रेजिस्ट करती है। फ्रिक्शन इज ए कॉन्टैक्ट फोर्स दैट रेजिस्ट मोशन व्हेन द टू सर्फेसेज when the surface of one object come in contact with the surface of another। ये बुक की ही डेफिनेशन है। ठीक है, ये हमारे पास होगा। अब इसकी जो इम्पोर्टेंस है फ्रिक्शन की वो क्या है? इट हेल्प्स अस वॉक विदाउट स्लिपिंग, इट अलाउज व्हीकल टू मूव ऑन द रोड, इट प्रोवाइड्स ग्रिप इन मशीन्स एंड टूल्स। ठीक है, ये जो है ये इनकी इंपॉर्टेंस। उसके बाद नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 6, ये हमारे पास क्या होगा? डिफाइन एंड गिव एन एग्जांपल ऑफ ड्रैग फोर्स। ठीक है, ये ड्रैग फोर्स का क्वेश्चन। ड्रैग फोर्स इज a resistance force caused by the motion of body through fluid like air or water। ठीक है, इसकी एग्जांपल क्या होगी? एयर रेजिस्टेंस एक्टिंग ऑन मूविंग कार और एयरप्लेन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज थ्रस्ट, हाउ डज इट हेल्प्स अ शिप टू फ्लोट। तो ये थ्रस्ट वाली जो हमारे पास पैराग्राफ था उसमें से ये क्वेश्चन आ जाएगा। थ्रस्ट इज एन अपवर्ड फोर्स exerted by a fluid on an object immersed in it। It balances the weight of a floating ship and increases with depth, helping objects to float or rise in a fluid। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो थ्रस्ट की जो है उसके रिलेटेड क्वेश्चन। उसके बाद नॉर्मल फोर्स, ये तो बुक के अंदर ही इसी तरह डेफिनेशन लिखी हुई है। नॉर्मल फोर्स इज द रिएक्शन फोर्स exerted by a surface on an object lying on it। It acts perpendicular to the surface and supports the object। ठीक है, जो सपोर्ट कर रही होती है ऑब्जेक्ट को, इसको भी हमने डिटेल में जो है वो लेक्चर में डिस्कस कर लिया है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो हमारे पास आ जाता है टेंशन। ठीक है, फोर्स ऑफ टेंशन क्या है? व्हाट इज टेंशन फोर्स? टेंशन फोर्स इज द पुलिंग फोर्स ट्रांसमिटेड थ्रू ए रोप और स्ट्रिंग व्हेन इट इज स्ट्रेच्ड बाय फोर्सेस एक्टिंग फ्रॉम ऑपोजिट एंड्स। इसकी एग्जांपल क्या है? पुलिंग द बकेट ऑफ वाटर फ्रॉम वेल यूजिंग रोप। ठीक है, अगर हम लोग एक कुएं से पानी निकालें, ठीक है, पानी की बाल्टी निकालते हैं, तो हम लोग जो है वो रस्सी बांध के बाल्टी को वो नीचे लेके जाते हैं, फिर उससे पुल करते हैं। तो उस टाइम जो रस्सी के थ्रू हम लोग किसी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं टेंशन फोर्स। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 10। इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस थे, सो इनको मैंने कोशिश की है कि बहुत शॉर्ट करके लिखा जाए आपके लिए। ग्रेविटेशनल फोर्स इज एन अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन एनी टू मैसेज। फार्मूला जो है ये बुक के अंदर भी गिवन है, जी m1 m2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। यहाँ पे जी जो है ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, m1 और m2 जो है ये मैसेज हैं दोनों ऑब्जेक्ट्स के जिनके दरमियान ये फोर्स है। उसके बाद जो है f जो है ये सारा इसके बारे में लिखा है, जी इज द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, m1 और m2 मैसेज हैं, r जो है वो डिस्टेंस है बिटवीन देयर सेंटर्स। ये आगे भी जो है वो ग्रेविटेशनल के चैप्टर के अंदर ये जो है ये डिटेल के अंदर आएगा, अभी हम जो है इसकी ज़्यादा डिटेल को डिस्कस नहीं कर रहे। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 आ जाएगा, व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, गिव एन एग्जांपल। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की डेफिनेशन बुक के अंदर गिवन है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज द फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट एंड लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। ऑपोजिट चार्जेस का मतलब क्या है कि प्लस माइनस जो चार्जेस होते हैं, एक प्लस चार्ज और एक जो है माइनस चार्ज, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं,
और जो हमारे पास लाइक चार्जेस होते हैं जैसे नेगेटिव नेगेटिव एंड पॉजिटिव पॉजिटिव जो है वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ठीक है, एक दूसरे से दूर दूर जाते हैं, ठीक है। जैसे कि आप समझ लें कि एक एटम के अंदर प्रोटॉन जो है वो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, पर अगर दो प्रोटॉन हो तो वो फिर एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ठीक है। सो इसके एग्जाम्पल भी आप लिख सकते हैं, अट्रैक्शन बिटवीन अ चार्ज कॉम एंड स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर, ठीक। आगे जो है वो क्वेश्चन नंबर 12 है, डिफाइन मैग्नेटिक फोर्स विद एन एग्जांपल, ठीक है। तो मैग्नेटिक फोर्स क्या होगी, द मैग्नेटिक फोर्स इज अ फोर्स अ मैग्नेट एक्सर्ट्स ऑन अदर मैग्नेटिक मटेरियल और मैग्नेट्स। इसकी एग्जांपल हमारे पास आ जाती है अ मैग्नेटिक अट्रैक्टिंग आयरन पिंस, ठीक है। मैग्नेट जो है वो आयरन पिंस जो है वो छोटी छोटी सी होती हैं, उसको मैग्नेट जो है वो अट्रैक्ट कर लेता है। उसके बाद स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर और वीक न्यूक्लियर फोर्स, देयर सॉरी these are non-contact forces acting between particles in the nucleus of an atom। ये न्यूक्लियर फोर्सेज होती हैं, ठीक है, तो उसको हम इतनी ज़्यादा डिटेल में बुक में भी नहीं लिखा। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होल्ड्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स टुगेदर इन द न्यूक्लियस, ठीक है। नेक्स्ट पेज के ऊपर ये लिखा होगा इन द न्यूक्लियस। और वीक न्यूक्लियर फोर्स के बारे में हम लोग क्या कह सकते हैं, वीक न्यूक्लियर फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेडियो एक्टिव डिके, ठीक है। तो ये मैं अभी आपके साथ ये इस तरह से शेयर करता हूँ कि आप इसका स्क्रीनशॉट बना लें, 1 2 3। नेक्स्ट है, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस थे। ये फर्स्ट क्वेश्चन, ओके। सो यहाँ पे हम लोग जो है आज के लेक्चर को एंड करते हैं। आई होप आपको समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।